आज हम देखेंगे एकता पद्धति का सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एकता पद्धति का वर्णन करें। पिछले कक्षा में हम दिल्ली सल्तनत के स्रोत क्या क्या थे उसके बारे में पढ़े। आज हम एकता पद्धति का वर्णन करें इसके बारे में पढ़ेंगे। एकता पद्धति क्या है, दिल्ली सल्तनत में एकता पद्धति का क्या महत्व होता है, इस चीज़ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और 2020 में ये पूछा भी जा चुका है। तो 2000 इस बार सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम में ये हो सकता है कि आ भी सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आज हम देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में प्रांतीय शासन व्यवस्था का विकास धीरे धीरे हुआ और इसे सुव्यवस्थित रूप प्रदान नहीं हो सका। इस दिशा में पहला कदम इल्तुतमिश ने उठाया जब उसने इक्तदारी प्रथा का विकास किया। मतलब दिल्ली सल्तनत में जो प्रांतीय शासन व्यवस्था का विकास हुआ था वो धीरे धीरे हुआ था और इसे सुव्यवस्थित रूप पर मतलब अच्छे ढंग से इसको सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्था नहीं प्राप्त हुआ था। इस दिशा में पहला कदम जो उठाया था वो इल्तुतमिश ने उठाया था जब उसने इक्तदारी प्रथा का विकास किया। उसने राज्य को छोटे छोटे भूखंडों में विभक्त कर दिया जो आगे चल के इक्ता कहे जाते हैं। मतलब जब इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का ये प्रतिपादन किया मतलब बनाया, तो उसने इस इक्तादारी को व्यवस्था को जो अपने राज्य था उसमें छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया था और इसे आगे जाकर मतलब इसी को इक्ता कहा जाता है। इनमें एक सैनिक अधिकारी को प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था जो आक्तादार कहलाता था और इसमें जो सैनिक अधिकारी को और प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता था मतलब कार्य को संभालने के लिए उस पर सौंपा जाता था जिम्मेदारी, उसी को इक्तदार कहा जाता था, नियुक्ति करना। प्रत्येक इक्तदार अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, लगान वसूली करने और सैनिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे। मतलब जो प्रत्येक इक्तदार था जिसको ये दायित्व सौंपा गया था वो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था, उसके बाद लगान वसूली करने, सैनिकों का सेवा क्या क्या करने के लिए प्रदान करना, इन सब उत्तरदायियों को वो संभालते थे। बड़े क्षेत्रों अथवा प्रांतों के इक्तदार वर्ती कहलाते थे और जो बड़े बड़े क्षेत्र में एक प्रांत इक्तदार था उसको वर्ती कहते थे। यह उपप्रयोग 3 कार्यों के अतिरिक्त अन्य कर्तव्य भी पूरा करते थे। यह अपनी सेना बहाल करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सहायता पहुंचाते थे। जो इक्तदार होता था वो कभी कभी सेना को भी बहाल करता था और कभी जब सुल्तान को आवश्यकता पड़ता था तो उसको सहायता भी पहुंचाता था, मतलब करते थे। अपने क्षेत्र में मुकदमों का फैसला करने का काम इनका था और जो उसका क्षेत्र में कोई भी कुछ भी होता था तो उसका फैसला करने का काम भी इक्तदारों का ही था। कृषि के विस्तार, प्रजा को सुविधा और राहत प्रदान करने के उपाय भी इन्हें करने थे और जो कृषि के उपाय क्या क्या करना चाहिए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको विकास किया जा सकता है, प्रजा को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करना है, देना है, ये सभी भी उपाय भी वही करते थे। इन्हें करने इन सब के बदले में इक़्तिदार को अपने क्षेत्र में लगान वसूली धनराशि को वेतन के रूप में रखने का अधिकार था। इन सब के बदले में इक़्तिदार जो था उसको अपने क्षेत्र में लगान वसूल करके जो धन प्राप्त होता था उसे वेतन के रूप में अपने पास रखने का भी अधिकार था। यदि लगान की आमदनी वेतन की राशि से अधिक होती तो अतिरिक्त धन राशि सरकारी खजाने में जमा करना भी इक़्तिदार का कर्तव्य होता था। और जो वो कर वसूल करता था वो मतलब लगान तो वसूल किया जाता था, उससे अगर वेतन जितना आमदनी वेतन होता था उससे अगर अधिक हो जाता तो वो अतिरिक्त धन को वो सरकारी खजाने में जमा कर देता था। ये भी उसका काम था, कर्तव्य था। अब हम इधर देखते हैं। यह स्मरणीय है कि इक़्तिदार को अपने एकता की भूमि पर स्वामित्व पर कोई अधिकार नहीं था और ये साफ साफ क्लियर वर्ड में था। जो एकता था, एकता की भूमि, उस पर स्वामित्व मतलब उसका स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं था। एकता का अनुदान वंशानुगत रूप से भी नहीं होता था और जो एकता था उसका अनुदान भी मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वंशानुगत रूप से भी नहीं होता था और इक़्तिदारों का नियमित रूप से स्थानांतरण किया जाता था और
का जो दार था उसका नियमित रूप से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र, जिसको बोल सकते हैं, चेंज कर दिया जाता था। इस जगह था कभी उस जगह से कभी अगले जगह भेज दिया जाता था, ताकि वह स्थानीय समर्थन के कारण अनुशासनहीन न हो जाए, ताकि वो एक ही जगह में रहने के साथ साथ कभी जो अनुशासन होता है वो अनुशासनहीन नहीं हो जाए। इन उपायों से सामंती प्रभाव में कमी आई और उत्तरी भारत में एक संगठित केंद्रीय प्रशासन का विकास संभव हो सका। और इन सब चीज़ों के चलते जो सामंती प्रभाव था उसमें कमी आ गई और उत्तरी भारत में एक संगठित केंद्रीय प्रशासन का विकास भी संभव हो गया था। तुगलक काल तक दिल्ली सुल्तान ने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था। जो तुगलक काल था उस समय तक दिल्ली सल्तनत के जो था उसने एक विशाल साम्राज्य को कायम कर लिया था और प्रांतीय शासन व्यवस्था का रूप भी पहले की तुलना में अधिक विकसित हो चुका था। और जो पहले की तुलना में प्रांतीय शासन व्यवस्था जो था उसमें भी बहुत अधिक विकास आ गया था, मतलब बहुत विकसित कर चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सल्तनत में आए अफ्रीकी यात्री, मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके समय में सल्तनत में एक अफ्रीकी यात्री आया था। इब्न बतूता ने तुगलक-कालीन प्रांतीय शासन का भी वर्णन किया था, और जो जिसका नाम इब्न बतूता था उसने तुगलक-कालीन में क्या क्या घटा था प्रांतीय शासन में उसका भी वर्णन किया था। कभी कभी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था, या उसके शासन काल में भारत आया था, तो इब्न बतूता। साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था। तो साम्राज्य जो था वो 23 विभागों में विभक्त था। उसका प्रशासन केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप था और उसका जो शासन व्यवस्था था वो केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप, उसी के रूपरेखा के अनुरूप था। प्रांतीय शासक अथवा वल्ली कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य संगठन तीनों का प्रधान होता था। जो प्रांतीय शासन था उसमें वल्ली कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य संगठन तीनों का प्रधान, मतलब तीनों का वर्चस्व होता था। उसकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी और अपने कार्यों के लिए वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। उसकी जो नियुक्ति होती थी वो सुल्तान के द्वारा ही होता था और वो अपने कार्यों के लिए भी सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए अधीनस्थ अधिकारी होता था, जबकि प्रांतों में सैनिक मामलों की देखरेख के लिए प्रांतीय आरिज होते थे। सामान्यतः ख्वाजा की नियुक्ति सुल्तान द्वारा वजीर के अनुसार पर की जाती थी और वो अपने कार्यों के लिए वली के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। उसने सहायता प्रदान करने के लिए मुशर्रिफ और कारकुन नामक अधिकारी होते थे, मतलब जो उसका सहायता करने के लिए मुर्तरिस और एक कारसुन नामक 2 अधिकारी होता था जो सुल्तान की सहायता करता था अनुशासन के लिए। वजीर को अनुशासन की जाती थी और अपने कार्यों के लिए भी वली के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, इसलिए उसने सहायता प्रदान करने के लिए मुर्तरिस और काजूर नामक अधिकारी होता था। प्रांतीय स्तर पर एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी काजी था। जो प्रांतीय स्तर था उसमें भी एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी को नियुक्त किया था जिसे काजी कहा जाता है, जो मुकदमों का फैसला करता था और वो मुकदमों का फैसला करता था सामान्य रूप से फौजदारी मुकदमे वाली द्वारा और दीवानी मुकदमे काजी के द्वारा ही देखे जाते। जो फौजदारी मुकदमा होता था और दीवानी मुकदमा होता था वो काजी ही देखा करता था। प्रांतीय शासन व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी और विभिन्न प्रांतों में वली की स्थिति एक समान नहीं था। जो प्रांतीय शासन व्यवस्था था उसमें भी एक रूपता नहीं था और जो विभिन्न प्रांतों में वलियों की स्थिति था वो भी समान नहीं था। भौगोलिक कारणों से दूर स्थित प्रांतों के शासकों पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण बनाए रखा कठिन था। जो भौगोलिक कारण था उससे भी दूर स्थित प्रांतों पर, मतलब बहुत दूर दूर के जो प्रांत थे जगह, तो उस पर भी शासन को अच्छा से बनाए रखना प्रभावी ढंग से और अपने नियंत्रण में बनाए रखना बहुत कठिन था। उसी प्रकार कमजोर सुल्तान के समय में प्रांतीय शासन स्वतंत्र होने का प्रयास बराबर करते रहते थे और उसी समय जब कमजोर शासक था उससे जो छोटे छोटे राज्य उसके जो कब्जे में थे वो अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयास में बराबर करते थे, मतलब स्वतंत्र होने के, वहाँ से बाहर निकल के अलग राज्य बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दूरस्थ प्रांतों के अधिकारियों ने स्वतंत्र राज्यों का निर्माण करने में सफलता मिल गए थे। और जब
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल आया था, उस समय जो दूर दूर में प्रांत थे वो अधिकारी इस स्वतंत्र राज्य का निर्माण, मतलब मोहम्मद तुगलक के दिल्ली सल्तनत के राज्य से अलग होकर एक अपने स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने में भी सफलता प्राप्त कर लिया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों को जिलों अथवा सीक में विभाजित करने की व्यवस्था भी तुगलक काल में देखी जा सकती है। जो प्रशासनिक सुविधा था उसमें प्रांतों को और जिला अथवा सीक में, मतलब जिला और सीक में विभाजित करने की जो व्यवस्था तो वो भी तुगलक के शासनकाल में देखा जा सकता था। सीख के प्रशासन को सिकदार कहते थे और जो सीख लोग था उसका जो प्रशासन था उसको सिकदार कहते थे। सीख के अधीन परगने थे। सीख जो था उसके अधीन बहुत सारा परगना, बहुत सारे राज्य क्षेत्र थे जो कई गांवों पर आधारित थे, जो बहुत सारे गांवों पर आधारित थे। इब्न बतूता द्वारा 100 गांव के समूह को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में वर्णित किया गया और इब्न बतूता जो उसके द्वारा 100 गांव को एक समूह के प्रशासनिक इकाई के रूप में भी वर्णित किया गया। इसे सदी कहते हैं और इसको सदी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों को जिलों अथवा सीक में विभाजित करने की व्यवस्था के तुगलक काल में देखी जा सकती थी। सीक के प्रशासनिक को सिकदार कहते हैं। सीक के अधीन परगने थे जो कई गांवों में आधारित थे। इनमें बतूता द्वारा 100 गांवों के समूह को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में भी वर्णित किया गया। इसे सदी कहते हैं। जो ये था इब्न बतूता, उसने 100 गांवों को एक समूह को प्रशासनिक इकाई के रूप में वर्णित किया है। तुगलक साम्राज्य के विघटन के पश्चात, जो तुगलक साम्राज्य था उसके विघटन जब हो गया उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत एक छोटे से राज्य के रूप में रह गया था। जो दिल्ली सल्तनत बहुत बड़े विशाल में फैला हुआ था वो एक छोटे से राज्य के रूप में ही रह गया था। यद्यपि लोधी शासकों ने इसके क्षेत्रों को विस्तृत किया। इसके बाद भी जो लोधी शासक था उसने इसके क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया था, लेकिन प्रांतीय शासन प्रणाली को विकसित करना उनके समय में संभव नहीं था। लेकिन जो प्रांतीय शासन व्यवस्था था उसको विकसित करना उसके लिए संभव नहीं था। तो एकता पद्धति का क्वेश्चन है हम देख लिए। ये बहुत ही इजी होता है। ये कभी कभी 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है तो इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए आप लोग इसे बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच जा सके।